अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी कन्हार के पार का 5वां हिस्सा पेश खिदमत है। मुकामी लिफ्ट, जिसे डोला कहा जाता था, इसके ज़रिए महदूद तादाद में अफराद की नकल व हरकत तो हो सकती थी, मगर गाड़ियाँ ना इस इलाके में आ सकती थी ना ही जा सकती थी। थोड़ी देर में अमन भी वापस आ गया। इसने बताया कि जरताज की फैमिली मेम्बरान इसके लिए परेशान हो रहे थे। अमन ने इन लोगों को तसल्ली दी थी कि जरताज बिल्कुल खैरियत से है। अमन ने मकामी नौजवानों पर मुश्तमिल एक इमदादी पार्टी तश्कील दी और बरसती बारिश में हादसे की जगह पर जाने के लिए पर तोलने लगे। जरताज भला कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी बरसाती ओढ़ के जाने के लिए तैयार हो गई। मेडिकल एड का तमाम ज़रूरी सामान भी साथ ले लिया गया था। वो हादसे की जगह पर पहुंचे तो क़यामत का समा था। हलाक होने वालों की सही तादाद का अंदाज़ा नहीं था, ज़ख्मी भी खासी तादाद में थे। बहुत से लोग मुमकिन था मलबे तले दबे हों। ज़ख्मियों की चीखो पुकार, अपनों को खो देने की आहो बका, अपने प्यारों को दीवानावार ढूंढने वालों की रूह को तड़पा देने वाली आवाज़ों के दरमियान अमन और जरताज ने अपने काम में जुट गए। ज़्यादा ज़ख्मी अफराद को जरताज ट्रीट कर रही थी, कम ज़ख्मी अफराद को अमन लोग अपनी मदद आपके तहत जो मुमकिन हो पा रहा था कर रहे थे। सुबह फटते ही जरताज बेहद मसरूफ़ रही। इसके हाथ शल हो गए मगर रुके नहीं थे। इससे फ़िक्र सता रही थी तो सिर्फ तेज़ी से अख्तिताम की जानिब गामज़न मेडिकल एड का सामान की। फिर बाहर से इमदाद आ गई। आर्मी का एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर मेडिकल टीम के साथ उतरा था। देखते ही देखते उन्होंने जरताज का सारा बोझ बांट लिया। मेडिकल टीम के इंचार्ज डॉक्टर कर्नल जहांजेब थे। जरताज के बारे में जानकर खुसूसी तौर पे इसके पास आए। उन्होंने इसके सर पे हाथ रखा। तुम्हारी जैसी बेटियां पर ही हमें फ़ख्र है सर, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। मेरी जगह कोई भी होता इस मुसीबत की घड़ी में कहाँ पीछे रहने वाला था। गुड, हमें इस जज्बे की ज़रूरत है। तुम खासी थक चुकी हो, हम संभाल लेंगे, तुम जाके आराम करो। जरताज ने इनकार करना चाहा तो कर्नल साहब ने मखसूस फ़ौजी अंदाज में कहा, नो नो, मुझे सर बोल के तुम मेरी मातहत हो चुकी हो, मेरा ऑर्डर है। वैसे भी और भी बहुत से लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। जरताज को हथियार डालने पड़े। वापस आके जरताज सोई तो शाम के गहरे होते सायों में इसकी आँख खुल गई। ज़ोहर और असर की नमाज कज़ा हो जाने का इसे बेहद कलक था। रूह फरासा हादसे के सबब माहौल बेहद अफसुर्दा था। हर तरफ सोगवारी छाई हुई थी। घने बादल शायद इसी क़यामत का नज़ारा करने के लिए रुके हुए थे, अब वो तेज़ी से छट रहे थे। बारिश का सिलसिला रुक चुका था। बागड़ पुल टूटने के सबब सभी सयाह यहाँ महसूर हो गए थे। फिर देखते ही देखते डोले के ज़रिए यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाया। उन्हें यहाँ तक लाने वाली मखसूस किस्म की जीपें किराए पे हासिल की गई थी। मकामी ड्राइवर भी साथ थे। इन ड्राइवरों ने मुँह मांगे मुआवजे पर अपनी डोरियां हिलाई उन्हें लेने के लिए और जीपें दरिया के इस तरफ पहुंच गई। उन्हें अब अपना साज और सामान के साथ डोले के ज़रिए ही दरिया पार करना था। हस्बे तौफीक जरताज ने इनके साथ जाने से इनकार कर दिया था। वो आर्मी की मेडिकल टीम के साथ काम करना चाहती थी। तय हुआ कि वापसी पे बालाकोट से दोबारा अपनी फैमिली के साथ आ मिलेगी और फिर वापसी का सफ़र होगा। मगरिब की नमाज के बाद जरताज ने सभी से अलविदाई मुलाकात की। जरताज ने मेडिकल कैंप की तरफ जाना चाहा था और बाकी सभी अफराद ने सुबह सवेरे यहाँ से रुखसत हो जाना था। बोझल दिलों के साथ ये अलविदाई मुलाकात हुई थी। कैंप की तरफ जाते हुए जरताज को बीबी की कहानी का ख्याल आया। क़यामत खेज़ हादसे के सबब बाकी सब कुछ इसके जहन से महू हो गया था। बीबी की इल्हामी सी कैफियत के बारे में से यकीन था कि ये महज खुद कलामी ही की किस्म थी। ये कैसे मुमकिन था कि बिना किसी वसीले के दो लोग बिना लब हिलाए एक दूसरे से बात कर सके। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मिट्टी और पत्थर खोद कर मलबे के नीचे दबे कई अफराद को ज़िंदा निकाला था। जरताज ने अमन को देखा। मेडिकल एड के मामला तजुर्बेकार हाथों में जाते ही इसने बेल्ट से संभाल लिया था। इसके सोने के तारों जैसे बालों में मिट्टी अटकी हुई थी। ना जाने इसने आराम भी किया था कि नहीं। वो यकटुक
अमन को देखती गई निगाहों की तपिश महसूस करके अमन ने सर उठाया तो दोनों की निगाहें टकराईं। ज़रताज ने जल्दी से निगाहों को जाविया बदल के खुद को सर्दिश शुरू कर दी। अमन को सीने में शादियाने बजते महसूस हुए। ये डॉक्टर से अच्छी लगने लगी थी। इसकी मिलनसार तबीयत और लोगों के काम आने के जज्बे ने अमन को बेहद मुतासिर किया था। वो तफरी के लिए निकली थी मगर अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ ज़ख्मियों की देखभाल कर रही थी। अमन को बीबी का ख्याल आया, वो भी तो इस पर जान छिड़कती थी। अमन की आंखों ने तारों के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। कज़ा नमाज़ें सरताज ने इशा की नमाज के बाद पढ़ी। थोड़ी देर में सानिया में जहाँ बहक होने वालों की तदफीन शुरू हो गई। माहौल बेहद सोगवार हो गया था। कैंप में ही ना चाहने के बावजूद सरताज ने चंद लुक़मे जहर मार किए। इसके करने का अब कोई काम बाकी नहीं रहा था। इसका जहन बीबी की तरफ मुंजविल हो गया था। आइंदा वाक़यात जानने के लिए वो बेहद बेचैन थी। अमन के साथ बीबी के पास जाने के लिए वो तकरीबन तैयार खड़ी थी जब एक तेज़ रफ्तार जीप आके कैंप के पास रुकी। ड्राइविंग सीट पर एक 17-18 साल का नौजवान बड़ी तेज़ी से उतरा। जीप और कपड़े वगैरह से वो किसी साहिब सरवत घराने का लगता था। इसके खूबरू चेहरे पे घबराहट और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। कर्नल साहब इन दोनों को रुखसत करने के लिए बाहर तक आए थे। वो नौजवान तीर के मादे नींद की तरफ आया। सर, मेरे दादा की हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ किसी डॉक्टर को मेरे साथ भेज दें। कर्नल साहब वर्दी में थे। उन्होंने नौजवान के कंधे पे हाथ रखा। हौसला रखो जवान, कुछ नहीं होता। तुम्हारे दादा को गाड़ी तो थी तुम्हारे पास, दादा को भी यहाँ ले आते। अमन ने सरगोशी के अंदाज में सरताज को बताया कि ये नौजवान इलाके के बड़े ज़मींदार गुलबाज शाह का पोता है। सरताज के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। नौजवान ने घबराए हुए अंदाज में कहा, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, मेरी समझ में नहीं आया, मैं आप लोगों की तरफ दौड़ पड़ा, प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं मुंह मांगी फ़ीस देने को तैयार हूँ। इस बात पर अमन ने बुरा सा मुंह बनाया। सरताज ने मुदाखलत करते हुए कहा, मुंह मांगी फ़ीस किसी यतीम को दे देना, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। थोड़ी देर में सरताज और अमन ज़रूरी सामान के साथ इस नौजवान के साथ जीप में उड़े जा रहे थे। सरताज सोच रही थी कि पिकरी कहानी का एक किरदार इसके सामने आने वाला है। बीबी के अमन का सगा बाप ऊंचे ऊंचे रास्तों पर सफ़र करने के दौरान नौजवान ने अपना नाम शाहरेज़ बताया। पहली आबादी के आसार नज़र आए। फिर जैसे ही जीप ने एक मोड़ काटा, हेडलाइट की रोशनी में सरताज को वो चबूतरा नज़र आया जिस पे फलदार दरख्तों का साया था। यही वो मकाम था जहाँ से मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान ने जन्म लिया था। शाहों की ड्योढ़ी का आगाज़ हो गया था। शाहरेज़ ने जीप चबूतरे के सामने रोक दी थी। इसकी रहनुमाई में चंद पथरीली सीढ़ियाँ, फिर लकड़ी के एक फाटक से गुजर के वो एक शानदार इमारत में दाखिल हुए। एक वसी ड्राइंग रूम में पहुँच के शाहरेज़ ने अमन के हाथ से ज़रूरी सामान लेते हुए कहा, आप यहाँ तशरीफ़ रखें। डॉक्टर साहिबा, आप प्लीज़ मेरे साथ आ जाएं। दीवार की कीमती लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ के वो शाहरेज़ के साथ ऊपर की मंजिल के एक बड़े से बेडरूम में आ गई। सामने बेड पे कीमती कंबल ओढ़े एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स झटकेदार सांसें ले रहा था। यही गुलबाज शाह था, बीबी के अमन का बाप। चंद ख़वातीन व मर्द बेड के इर्द गिर्द अफसुदा खड़े थे। सरताज को देख के मर्द बाहर निकल कर सरताज अपने काम में जुट गई। इसकी अनथक कोशिश और महारत के सबब बादशाह की सांसों में कदरे रवानी आ गई। ऊपर को चढ़ी आंखें मामूल पे आ गईं। फिजा से ऑक्सीजन खींचने वाली मशीन इन लोगों के पास मौजूद थी। सरताज ऑक्सीजन मास्क शाहबाज शाह के चेहरे पे सेट करके पीछे हट के शाहरेज़ से मुखातिब हुई, तुम्हारे दादा अब काफ़ी बेहतर हैं, नींद से बेदार होंगे तो और भी बेहतर हो जाएंगे। मैं कुछ दवाएं लिख रही हूँ, ये मंगवा लो, मैं सुबह दोबारा आके देख लूँगी। इसने एक सफ़े पे कुछ दवाएं लिखकर पर्ची शाहरेज़ की तरफ बढ़ाई। शाहरेज़ के चेहरे पे तशक्कुर नज़र आ रहा था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, दादा जान की हालत देख के हम तो बेहद परेशान हो गए थे। शुक्रिया की बात नहीं, बतौर डॉक्टर ये मेरा फ़र्ज़ था। कीमती शाल ओढ़े खूबसूरत सेहतमंद 50 से ऊपर की खातून ने बड़ी मोहब्बत से सरताज के दोनों हाथ थाम लिए।
फिर भी तुम्हारा शुक्रिया बेटा बेटी, बड़ी मुश्किल वक्त में तुम काम आई, प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना करें। ज़रताज ने इस बावकर खातून को दिलचस्पी से देखा। बीबी की दास्तान पढ़ते हुए से शाह फैमिली में खासी दिलचस्पी हो गई थी। आप कौन? खातून धीमे से मुस्कुराई। मेरा नाम जरगोना है, ये मेरे वालिद गुलबाज शाह हैं। जरगोना ने अपनी ही उम्र की एक खातून की तरफ इशारा किया। ये मेरी भाभी और ये मेरी बेटी गुललाला। ज़रताज ने खुसूसी दिलचस्पी ली। भरे हुए सुर्ख सफ़ेद गालों वाली गुललाला इससे 8-10 साल ही बड़ी रही होगी। इसकी गोद में एक रूई के गालों जैसा बच्चा था। वो शर्माई शर्माई सी थी। ज़रताज के तस्वर में फूले गालों वाली नन्ही सी गुड़िया आ गई, जिसको गोद में लेके आज खुद एक गुड्डा था। बीबी और अमन की कहानी के दो किरदार इसके सामने थे। भाभी और शारेस की मुशाबत को जहन में रखते हुए ज़रताज भाभी से मुखातिब हुई। शारेस गालिबन आपका बेटा है। भाभी ने जल्दी से असबाब में सर हिलाया। कीमती लिबास के साथ वो सादा सी बराए नाम लिखी पढ़ी खातून नज़र आती थी। ज़रताज का दिल चाहा वो जरगोना से इसके चहीते भाई के बारे में पूछे, मगर ये महज एक ख्याल ही था। इसे यकीन था कि आज रात बीबी की डायरी से इसे बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। गहरा सांस लेकर वो बोली, मैं अब चलती हूँ। खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी हो तो शारेस को भेज देना, मैं हर वक्त हाजिर हूँ। जरगोना जल्दी से बोली, खाने का टाइम है बेटी, तुम मेहमान हो, खाना खा के जाना। नहीं शुक्रिया, खाना मैंने कुछ देर पहले कैंप में खा लिया था। कोई नहीं, फिर चाय ही पी लो। साथ ही जरगोना ने अपनी भाभी को इशारा किया। वह जल्दी से खड़ी हो गई। आप तकल्लुफ़ ना करें, अभी एक और मरीज़ा को भी मेरे इंतज़ार में होगी। चाय फिर किसी वक्त। ज़रताज इन लोगों से इजाज़त लेके अमन के साथ वापस आ गई। शारेज़े ने ड्रॉप किया। बीबी इनकी मुंतज़िर थी। अमन और ज़रताज को एक साथ देखे इनकी आंखें ख्वाब बुनने लगी थीं। बीबी ज़रताज ने करीब आके इनकी पेशानी को छुआ। दवाई ली आपने? बीबी ने इस बात में सरदा हिलाया तो ज़रताज को तशवीश होने लगी। दवा की बाकायदगी के बावजूद बुखार दोबारा हो रहा था। वो अमन से मुखातिब हुई, बुखार जान नहीं छोड़ रहा, मैं दवा तब्दील कर रही हूँ। ये दस्तयाब हैं तो ठीक, नहीं तो मंगवा लें। 2-3 टेस्ट भी अब ज़रूरी हो गए हैं। बीबी ने इसका हाथ पकड़ कर करीब बिठाया। थोड़ा आराम कर बेटी, जान हल्कान करके आइए, तुम पास हो तो बुखार ठीक हो जाएगा। ज़रताज ने नरमी से हाथ छुड़ाया। अब मैं आपके पास ही हूँ। इसने जल्दी से कुछ दवाएं लिख के अमन को पर्ची थमाई। अमन पर्ची लेके निकल गया। हौलनाक सानिए का बीबी के दिल पे बहुत बोझ था। इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ तो खासी देर जारी रहा। अमन मतलूबा दवाएं लेके आ गया। ज़रताज ने बीबी को दवा दी। एक इंजेक्शन इसने पहले ही लगा दिया था। रफ्ता रफ्ता बीबी पे गुनूदगी तारी होने लगी। कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में समा गई। ज़रताज ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर डायरी निकाल ली। सरबस्ता राज धीरे धीरे खुल रहे थे। चंद दिन गुजर गए। एक रात फिर मुझे महसूस हुआ कि अमन राब्ता कर रहा है। अपने तौर पे मैंने राब्ते की कभी कोशिश नहीं की थी। मेरे मुतवज्जा होते ही राब्ता हो गया। मैंने महसूस किया वो बेहद उदास है। ये उदासी इतनी गहरी और जानदार थी कि मुझ पे भी असरअंदाज होने लगी। अमन की टूटी हुई आवाज़ मेरे दिमाग की नामालूम गहराइयों में उभरी। मोहब्बत, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? बेख्तियार मैं सिसक उठी। एक नई दुनिया जहाँ मुझे यकीन है कि तुमसे इस अनहोने राब्ते की ताकत भी स्लिप हो जाएगी। शायद अब मर कर भी मेरी वापसी ना हो। मैं रोने लगी तो तड़प उठा। तुम्हारे आंसू मुझे कमज़ोर कर रहे हैं। क्या करूँ? रोना ही मेरा इख्तियार है। सर दाब भर कर वो बोला, तुम्हें अपनाने की आज पहली और आखिरी कोशिश की है। मैं खामोश रही तो उसने मज़ीद कहा, अपने वालिद मोहतरम से मैंने आज बात की थी। शायद तुम्हारे इल्म में हो, मेरा और मेरे चचा ज़ाद का रिश्ता बहुत पहले बड़ों ने तय कर दिया था। वो मुझसे खासी छोटी और मेरे लिए बिल्कुल छोटी बहन की तरह। इस बेचारी को भी कुछ पता नहीं। मेरी गोद में खेली, आज भी मेरे बाजू से लग के बैठी है और किसी बड़े की झिड़के पे हैरान होती है। मैंने कहा, ना जाओ, चंद सालों में वो समझदार हो जाएगी, फिर शादी कर लेना।
अमन की आवाज़ बेहुश हुई नहीं, फैसला हो गया है, मैंने वालिद मोहतरम को इस रिश्ते से इनकार कर दिया है और तुम्हारा नाम ले लिया है। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।